हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पर या फिर आपकी अपनी ऐप 1-to-1 क्लासेस की ऐप पर आप लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बड़ी खास है भाई। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 में जो होने वाले हैं उसमें क्या क्या आने वाला है। चुपचाप बस आपको बता रहा हूँ दोस्तों, चुपचाप सुनेंगे और इसको नोट करके रखेंगे और एग्जाम में जाके देखेंगे सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा फॉर श्योर। यही सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले दोस्तों। सबसे पहले बताता हूँ पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न बताता है 4 क्वेश्चन 2 नंबर के, 4 क्वेश्चन 3 नंबर के और 4 क्वेश्चन ही 5 नंबर के। मतलब 2 मार्क के 4 क्वेश्चन, 3 मार्क के भी 4 क्वेश्चन और 5 मार्क के भी 4 क्वेश्चन। 4 टोटल 12 क्वेश्चन, 40 नंबर का पेपर बिजनेस स्टडी का रहने वाला है दोस्तों। क्या क्या आएगा, किस किस चैप्टर से कितना कितना आएगा, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बताना। सबसे पहले दोस्तों हमारे सामने बता दूं आपको, हमारे पास पार्ट ए में जो बिजनेस स्टडी का पार्ट ए है हमारा मैनेजमेंट वाला, उसमें 3 चैप्टर आ रहे हैं हमारे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तीनों को मिला के 20 मार्क्स का पेपर आएगा, 20 मार्क्स का पेपर। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप ऐसे ले सकते हैं 8 नंबर का डायरेक्टिंग, 7 नंबर का स्टाफिंग और 5 नंबर का, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का कंट्रोलिंग। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं 8 का स्टाफिंग, 8 का डायरेक्टिंग और 4 नंबर का कंट्रोलिंग। ये आपका सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है। कंट्रोलिंग वैसे भी आपका 4 नंबर से ज़्यादा या 5 नंबर से ज़्यादा का आएगा नहीं, क्योंकि चैप्टर में टॉपिक ही बहुत कम है। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। डायरेक्टिंग चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है और डायरेक्टिंग चैप्टर को आपको इतने अच्छे से करके चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग बहुत अच्छे से करिए। और जो पार्ट भी है हमारा, दैट इज बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग वाला, उसमें आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट दोनों मिला के 15 नंबर का पेपर आने वाला है। एक 8 का एक 7 का। सिंपल भाषा में मुझे लगता है फाइनेंशियल मार्केट 8 नंबर का आएगा और फाइनेंशियल मैनेजमेंट 7 नंबर का आएगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये रहेगा। और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो पूरे 5 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन है 40 मार्क्स का। ये आपके सामने आ रहा है लिखा हुआ सारा का सारा, आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में आराम से और बहुत अच्छे से करके चलना है। 2 घंटे का एग्जाम है हमारा और प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी एकदम शानदार, ताकि हम लोग सारी केस स्टडीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएँ और अपने माइंड में सेट कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक मैं बात करूँगा स्टाफिंग चैप्टर के बारे में। स्टाफिंग चैप्टर में क्या क्या टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिलेबस की बात करूं तो स्टाफिंग का कंसेप्ट, स्टाफिंग इंपॉर्टेंस है मेरे कोर्स में, स्टाफिंग की प्रोसेस है, उसके बाद रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट की दोस्तों वैसे हमारे पास प्रोसेस है नहीं, ठीक है। इन्होंने मेंशन करा है रिक्रूटमेंट की प्रोसेस, जबकि हमारे पास रिक्रूटमेंट की प्रोसेस नहीं होती। बस ये मान लीजिए रिक्रूटमेंट कैसे होता है वो आपको पता ही है। उसके लिए मुझे पहले चूज़ करना पड़ता है कितने लोग चाहिए कितने लोग नहीं चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सिलेक्शन की प्रोसेस आपको आनी चाहिए। हर हाल में सिलेक्शन की प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डिटेल में है आपको गिवन। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ट्रेनिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारा सिलेबस है हमारा। फिलहाल इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में आने के चांसेस पूरे हैं। केस स्टडी वाला क्वेश्चन होगा जिसमें आपको इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत अच्छे से करके चलने हैं। एक्सटर्नल के ऊपर केस स्टडी और इंटरनल के ऊपर केस स्टडी आने के चांसेस पूरे हैं। केस स्टडी में ही मेंशन करा जाएगा। आपको आइडेंटिफाई करने होंगे एक्सटर्नल सोर्स या इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये वाला हमारा, ठीक है। अच्छे से करके चलेंगे सारे पॉइंट को। उसके बाद सिलेक्शन की प्रोसेस हमारी, इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है और 1% चांस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लिया जाए कि एनी 3 पॉइंट्स, एनी 4 पॉइंट्स, एनी 5 पॉइंट सिलेक्शन प्रोसेस के समझा दीजिए या इस पॉइंट के बाद वाले 4 पॉइंट समझा दीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। सिलेक्शन की प्रोसेस के ऊपर वैसे केस स्टडी आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। बहुत अच्छे से करके चलनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है हमारा सिलेक्शन की प्रोसेस पर। तीसरा, बेनिफिट्स क्या है ट्रेनिंग के। ट्रेनिंग के कौन कौन से बेनिफिट हैं जो कि फर्म को मिलते हैं या एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए। और टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं आपके कोर्स में। अप्रेंटिसशिप है, इंटर्नशिप है, वेस्टिब्यूल है, आपको बहुत अच्छे से करके चलनी है। केस स्टडी के रूप में आ सकती है, ठीक है। ये हमारे दोस्तों पूरा मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन 4 टॉपिक जो कि आपके सामने आ रहे हैं इन पे रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। केस स्टडी आपको इन सारे टॉपिक पे मिल सकती है। आप इनको बहुत अच्छे से डीपली प्रैक्टिस करके चलेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर आ सकता है, जो भी आ सकता है मैंने आपको बता दिया है, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके चलेंगे। ये सारे टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं डायरेक्टिंग के। डायरेक्टिंग है हमारे कोर्स में क्या क्या है, डायरेक्टिंग का कंसेप्ट, डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स क्या क्या है डायरेक्टिंग के पता होना चाहिए। उसके बाद मैस्लो की थ्योरी, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, लीडरशिप के कंसेप्ट क्या होता है, स्टाइल कौन कौन से हैं, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक, लेजर-फेयर, तीनों आने चाहिए। और कम्युनिकेशन का कंसेप्ट और फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे कंसेप्ट है जो कि हमारे कोर्स में है। बाकी डिटेल में लिखे हुए आ रहे हैं, आप आराम से उनको देख सकते हैं, टैली कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और टॉपिक आपको रेडी करने की टोटल बिजनेस स्टडी में इस सारे के अलावा कोई और टॉपिक रेडी मत करना। बाकी मेन टॉपिक क्या है वो सुन लीजिए। मेन टॉपिक्स जिनके ऊपर क्वेश्चन अराइज होंगे दोस्तों, पहला फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। केस स्टडी में आने के चांसेस पूरे हैं। ऑलमोस्ट मान के चलिए
कि मोटिवेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो हमारे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, और हाँ मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी। ये दो टॉपिक है जो कि मोटिवेशन में से आपको मैक्सिमम मार्क्स कवर कराएंगे, मैस्लो थ्योरी और फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। 99% इनके ऊपर केस स्टडी आने के चांसेस है, केस स्टडी आ सकती है और पूरे चांसेस है, फॉर श्योर आने के चांसेस हैं, आएगी ज़रूर। उसके बाद लीडरशिप का मीनिंग और लीडरशिप के 3 स्टाइल, चाहे वो ऑटोक्रेटिक हो, डेमोक्रेटिक हो, लेजर फेयर हो, आने चाहिए तीनों। केस स्टडी के रूप में मिलेगा एक 3 मार्क के क्वेश्चन में, 3 मार्क के लिए सफिशिएंट है। 3 मार्क का क्वेश्चन आपको इससे बहुत आसानी से मिल जाएगा। लीडरशिप का स्टाइल 3 मार्क के क्वेश्चन में आ गया समझो, ठीक है। और उसके अलावा फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होते हैं और कैसे होते हैं आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका नॉर्मली, ये भी केस स्टडी के रूप में आ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर इंपॉर्टेंस आती है, डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंस आ सकती है, या मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस आ सकती है, ये या कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस आ सकती है। इंपॉर्टेंस की ही ज़्यादा बात होती है डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए। आप हर उसकी 3 इंपॉर्टेंस अगर याद कर ले तो मुझे लगता है सफिशिएंट रहेगी। 3 मार्क के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन, डायरेक्ट वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप अगर तैयार करना चाहें तो उसको आराम से तैयार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग में हमारा टॉपिक क्या है, कंसेप्ट कंट्रोलिंग का, इंपॉर्टेंस कंट्रोलिंग की, और उसके बाद स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के प्रोसेस के स्टेप क्या क्या आना क्या है, कंट्रोलिंग के प्रोसेस फॉर शॉर्ट डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता। कंट्रोलिंग के प्रोसेस के ऊपर केस स्टडी वाला क्वेश्चन आएगा और आपको आइडेंटिफाई करने होंगे कि कौन कौन से स्टेप्स कंट्रोलिंग के प्रोसेस के यहाँ पर लिए गए हैं। इस क्वेश्चन में आएगा, फॉर श्योर आएगा, घबराइए मत बिल्कुल भी। इसके अलावा इंपॉर्टेंस याद कर सकते हैं आप कंट्रोलिंग की, 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत आसानी से आपका आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छे से तैयारी करके चलिए दोस्तों, ठीक है। अब बात करता हूं दोस्तों मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मुझे क्या क्या करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या है मेरे कोर्स में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट अर्थात मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस, रोल क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, उसके अलावा फाइनेंशियल डिसीजन कौन कौन से हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, तीनों डिसीजन, उनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल क्या क्या है, उसको फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, सारा हमारा सिलेबस का है टॉपिक। आना क्या क्या है वो सुन लीजिए अब जरा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। 2 मार्क के क्वेश्चन में आपसे कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, तो घबराइएगा मत, आराम से कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना आप आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड डिसीजन केस स्टडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 101% एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको केस स्टडी गिवन होगी और उनमें से आंसर उसका इन 3 में से एक डिसीजन होगा। 99% चांसेस है इस बात के, केस स्टडी आने के चांसेस हैं, इनमें से आएगा फॉर श्योर डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये चैप्टर का कोर एलिमेंट है, मेन एलिमेंट है, तो इसके ऊपर केस स्टडी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। आपको बहुत अच्छे से करना है आइडेंटिफाई, और उसके फैक्टर भी 2-3 आपको याद होने चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 2-3 याद होने चाहिए। बाकी आप एक बार रीड कर लेंगे बहुत अच्छे से सारे फैक्टर्स को, लेकिन मिनिमम 2-2, 3-3 एलिमेंट या जो उनके फैक्टर्स हैं आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ट्रेडिंग और इक्विटी, ट्रेडिंग और इक्विटी हमारा EBIT EPS एनालिसिस वाला जो टेबल है वो बहुत बार आता है पेपर में, और पिछले कुछ सालों से उसकी जो वेटेज है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो एक लौता न्यूमेरिकल टॉपिक है हमारी बिजनेस स्टडी के अंदर, और कोई टॉपिक ही नहीं है, और उसकी वेटेज अच्छी खासी है। तो चांसेस है कि आपका एक क्वेश्चन EBIT EPS एनालिसिस, या जिसको हम ट्रेडिंग और इक्विटी के नाम से जानते हैं, आ सकता है। इसका टेबल बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे आप लोग। अगर आपको नहीं आता तो आप लोग हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं, आपको उसमें भी मिल जाएगा इसका सारा का सारा कंसेप्ट। उसके अलावा फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, केस स्टडी में आने के चांसेस पूरे हैं। आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे इस टॉपिक को केस स्टडी के लिए। डायरेक्ट टॉपिक के लिए दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग आ सकता है, और फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट टॉपिक के लिए आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग और इंपॉर्टेंस आने के चांसेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। तो आप उसको करना चाहें तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग और उसकी इंपॉर्टेंस 2-3 याद कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा फाइनेंशियल मार्केट है हमारे कोर्स में। फाइनेंशियल मार्केट हमारे कोर्स में क्या है देखते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट, फंक्शन, टाइप्स क्या क्या है, मनी मार्केट और उसके इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, कैपिटल मार्केट कंसेप्ट क्या कहता है, कैपिटल मार्केट के जो टाइप्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी, मेथड ऑफ फ्लोटेशन क्या क्या है प्राइमरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, उसका मीनिंग क्या, उसके फंक्शन क्या है, ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या आपको आना चाहिए, और सेबी के फंक्शन क्या क्या वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए दोस्तों। ये सारा हमारा कंसेप्ट है फाइनेंशियल मार्केट का। करना क्या है वो सुन लीजिए ज़रा, ठीक है। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट के 5 इंस्ट्रूमेंट हैं, आपको आने चाहिए। केस स्टडी के रूप में कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुझे लगता है 2 मार्क के क्वेश्चन में एक इंस्ट्रूमेंट का जो क्वेश्चन है वो बनता है, और वो केस स्टडी के रूप में हो सकता है, और हो सकता है शायद डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में भी हो सकता है, आ सकता है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में इस चैप्टर में सबसे बड़ी खासियत है इसमें डिफरेंसेस काफ़ी हैं। तो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन डिफरेंस के बेस पर आता है। हर बार CBSE देने की कोशिश करता है, चाहे वो मनी और कैपिटल मार्केट का हो, चाहे वो प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट का हो। तो आप डिफरेंस कुछ सेलेक्टिव बेसिस पर, जो कि NCERT में ही मेंशन है,
सिर्फ एनसीईआरटी को रीड करिए, अच्छे से रीड करिए, और अगर एनसीईआरटी से नहीं समझ आता तो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए, फॉर श्योर, डेफिनेटली। ठीक है, तो मेथड ऑफ फ्लोटेशन दोस्तों आपको रेडी करने हैं। 5 मेथड है फ्लोटेशन के, केस स्टडी के रूप में चांसेस आने के बहुत 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 ज़्यादा है, और वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार मेथड ऑफ फ्लोटेशन, आपको बहुत अच्छे से करके चलना है। केस स्टडी में क्या डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन वैसे केस स्टडी में आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा, फॉर श्योर, बहुत बार आ चुका है। स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या फंक्शन है, कोई से 3 फंक्शन भी आप याद कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फंक्शन ऑफ सेबी केस स्टडी में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और बहुत बार आते हैं कि हर साल आते हैं, आपको आने चाहिए। फंक्शन ऑफ सेबी केस स्टडी के रूप में तैयार करके चलिए, थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए कि केस स्टडी में कैसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसकी हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं, कैसे कैसे इसकी केस स्टडीज़ के आंसर देने होते हैं, आप लोग आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर आपको रेडी ही करना हो तो आप प्लीज़ एक बार ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कर लीजिएगा यहाँ से। आई रिपीट, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, चांसेस है थोड़े से, तो आप अगर उस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा अपना, अच्छे से एक बार उसको करके जाएंगे आज से। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बड़ा सिंपल सा। इसमें क्या क्या हमारे कोर्स में भाई, इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपको पता होना चाहिए, कंज्यूमर का मीनिंग क्या है, कंज्यूमर के राइट्स क्या है, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, कौन कंप्लेन कर सकता है, रिटेशनल मशीनरी क्या है, और रेमेडीज अवेलेबल क्या क्या है, सारे टॉपिक हमारे कोर्स में है। आना क्या है, कंज्यूमर के राइट्स, फॉर श्योर। एक तरफा कंज्यूमर के राइट के ऊपर केस स्टडी आएगी मतलब आएगी, डेफिनेटली आएगी, कंज्यूमर राइट पे केस स्टडी आएगी फॉर श्योर। दूसरा, डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर एज पर 2019 एक्ट, जो कि नया एक्ट आया है, उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या बनती है, वो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, आने के चांसेस हैं, इसके लिए भी आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और रिटेशनल मशीनरी कौन कौन सी है आपकी, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, इनके ऊपर केस स्टडी आने के चांसेस हैं, अच्छे से कर लीजिएगा याद से इसको। ठीक है, ये सारा दोस्तों हमारा बिजनेस स्टडीज़ का पूरा सिलेबस था, मैंने आपको बताया क्या क्या इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपकी केस स्टडीज़ के लिए। आप इन्हें आराम से ठंडे दिमाग से बहुत अच्छे से अगर याद कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने का मौका मिल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, यानी कि आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस और आपकी अपनी ऐप 1-to-1 क्लासेस के ऐप के साथ बने रहिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।